तो एपिसोड 4 के स्टार्ट में हम इन दोनों को स्विमिंग पूल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर सोंगयू रियो से यही सवाल करता है, अगर तुम्हें तुम्हारा रिश्ता फिर से ठीक करने का मौका मिले तो क्या तुम ठीक करना चाहोगी। लेकिन रियो साफ मना कर देती है। तभी अचानक रियो को छींक आ जाती है और वो सोंगयू के चेहरे पर ही छींक देती है। फिर सोंगयू उससे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। अगले सीन में हम इन दोनों को बाहर देखते हैं। रियो ने सोंगयू के कपड़े पहन लिए थे जो कि सोंगयू के पास एक्स्ट्रा थे। सोंगयू जब रियो को अपने कपड़ों में देखता है तो बहुत ही हंसता है, क्योंकि ये कपड़े काफी उसे लूज हो रहे थे और वो रियो को चिढ़ाना शुरू कर देता है कि तुम इन कपड़ों में कितनी छोटी लग रही हो। वो कहती है, बार बार मेरा मजाक बनाना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। रियो सोंगयू से टाइम कैप्सूल मांगने लगती है और अगले सीन में हम इन दोनों को टाइम कैप्सूल खोलते हुए दिखते हैं। जब ये टाइम कैप्सूल खुलता है तो इसमें सिर्फ 2 ही लेटर थे। इसमें मुयुम का लेटर गायब था। दोनों बहुत ही शॉक्ड होते हैं, कहीं मुयुम ने पहले टाइम कैप्सूल खोल तो नहीं लिया था। पहले वो इस बात को छोड़ते हैं और अपना अपना लेटर खोल के देखते हैं, जहाँ पर रियो अपना लेटर पढ़ के बहुत ही एम्बैरेस हो रही होती है, क्योंकि उसने बहुत ही बचकानी बातें लिखी थी। वही सोंगयू अपना लेटर पढ़ के बहुत ही सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने लेटर में ऐसा लिखा था कि वो रियो को आगे जाकर अपनी फीलिंग्स बताएगा और उसे समझ नहीं आता कि वो रियो को आगे जाकर क्या बताने वाला था। रियो सोंगयू से उसका लेटर मांगने लगती है पढ़ने के लिए, लेकिन सोंगयू अपना लेटर उसे नहीं दे सकता था, क्योंकि उसमें उसने फीलिंग्स वाली बात लिखी थी। इसलिए सोंगयू अपना लेटर फोल्ड करके वहाँ से भाग निकलता है। रियो भी उसके पीछे जाती है, लेकिन सोंगयू दौड़ने में उससे बहुत ही तेज था, इसलिए सोंगयू ऐसे निकल जाता है। सोंगयू अपने रूम में आ गया था और वो लेटर को फिर से खोलकर पढ़ता है, जिससे वो फिर से सरप्राइज होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मन में रियो के लिए पहले कैसी फीलिंग्स थी। क्या सच में वो उसे लाइक करता था या फिर उसने नादानी में ये सब लिख दिया। ऐसा सोच सोचकर उसका दिल बहुत ही तेज घबराने लगता है, लेकिन फिर वो अपने आप को समझाता है और सोचता है शायद उस टाइम पर ऐसी फीलिंग होगी, लेकिन अब तो कुछ भी ऐसा नहीं है, इसलिए मुझे इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ रियो फिर से शांति से अपना लेटर पढ़ती है, इसी उम्मीद में कि शायद उसे कोई हिंट मिल जाए अपने करियर के बारे में, लेकिन इस लेटर में उसे कोई भी हिंट नहीं मिलता। अगले मॉर्निंग हम हाईसुक को देखते हैं जो रेडी होकर अपने जॉब पर जाने वाली थी। तभी जोंग भी आ जाता है और वो सबसे पहले किचन में आकर खाना देखता है, लेकिन हाईसुक ने अभी कुछ भी नहीं बनाया था, इसलिए जोंग कहता है कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर खा लूंगा। इसके बाद जोंग हाईसुक से उसके ट्रांसफर के बारे में पूछता है। ये सुनते ही हाईसुक चिढ़ जाती है और कहती है, जब भी ये होने वाला होगा मैं तुम्हें बता दूंगी, मुझे लगता है तुम इसी न्यूज का इंतजार कर रहे हो। ऐसा कहकर हाईसुक निकल जाती है। दूसरी तरफ हम रियो को रेडी होकर कहीं जाते हुए देखते हैं और सोंगयू भी उसी रास्ते से जा रहा था। रियो उससे टकरा जाती है तो सोंगयू उससे पूछने लगता है, तुम कहाँ पर जा रही हो। फिर रियो उसे बताने लगती है कि वो लाइब्रेरी जा रही है और वो बहुत सारी किताब पढ़ने वाली है, शायद इससे उसे कोई आइडिया मिल जाए कि वो आगे क्या करना चाहती है। सोंगयू को उसकी सारी बातें बेकार लगती है और वो अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ता है और रियो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है, क्योंकि उसके पास ज्यादा कोई काम था नहीं। आगे ऑफिस पहुंचने के बाद रियो उसका ऑफिस देखने लगती है और किचन की बहुत ही तारीफ करती है। वहाँ पर म्योंग चिल्लाते हुए आता है और सोंगयू को बताने लगता है कि यूएस में जो ग्रिप कंपनी है उन्होंने उन्हें कांटेक्ट किया है। ग्रिप का एक न्यू ब्रांच कोरिया में खुलने वाला है और ऑफिस के डिजाइन के लिए उन्होंने उनको कांटेक्ट किया है। ग्रिप में उसका एक दोस्त है और उसी ने उनकी कंपनी को रिकमेंडेड भी किया है। रियो जब ये सुनती है तो वो चुपचाप खड़ी रहती है। आगे म्योंग दिखाने लगता है कि ग्रिप ने उन्हें मेल भेजा है, लेकिन इन दोनों को ये मेल यहाँ पर समझ नहीं आता और उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि उन्हें क्या रिप्लाई देना चाहिए। इन दोनों की इंग्लिश बहुत ही कमजोर थी। तभी रियो सारा मेल पढ़कर उन्हें सुनाती है और उन्हें सजेशन भी देती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। और म्योंग जब ये सुनता है तो रियो से कहता है, मैं तो भूल ही गया तुम भी ग्रिप में काम करती थी, लगता है कि इस डील के लिए तुम हमारी बहुत ही हेल्प कर सकती हो। सोंगयू ने रियो का चेहरा देख लिया था कि वो ग्रिप का नाम सुन के कितनी उदास हो गई है, इसलिए वो म्योंग से कहता है कि इसमें रियो को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, आज ही कोई इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लूंगा और फिर मेल का रिप्लाई भी कर दूंगा। लेकिन म्योंग रियो को मनाने लगता है कि तुम तो इसकी दोस्त भी हो, ऐसे टाइम पे तुम हमारी हेल्प नहीं करोगी तो कौन करेगा। और फिर रियो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे हम सोंगयू और रियो को साथ में बैठकर काम करते हुए देखते हैं और बाहर से नायुन इन दोनों को घूरे जा रही थी और वो म्योंग से पूछती है कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा, लेकिन म्योंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं और अब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वही अंदर सोंगयू रियो से पूछता है, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हें ग्रिप के मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। रियो कहती है, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ और तुम्हें मुसीबत में छोड़कर मैं नहीं जा सकती। जिसके बाद वो कहती है कि मैंने मेल का रिप्लाई कर दिया है तो चलो अब कुछ खाने चलते हैं, लेकिन सोंगयू जाने से मना कर देता है। तो उसे यहाँ पर बहुत सारे काम थे। फिर रियो उसे मनाने लगती है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है,
पहले उन्हें खाना खा लेना चाहिए। और वो यहाँ पर बहुत सारे कॉमिक बुक्स भी लेकर आई है जिसे वो पढ़ेगी। इस सीन में हम हाईसुक को वाइस मिनिस्टर के साथ देखते हैं। दरअसल हाईसुक और वाइस मिनिस्टर दोनों ही इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इस इलेक्शन में हाईसुक हार गई। खैर वो अभी अपनी मिनिस्टर दोस्त से पूछती है कि उसकी अगली ड्यूटी कहाँ पर होने वाली है, जिस पर मिनिस्टर कहते हैं कि उसे ये बात जल्दी ही पता चल जाएगा। अब आगे ना जाने हाईसुक की ड्यूटी कहाँ पर लगने वाली है। इसी बात से हम हाईसुक को परेशान होते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जो रियो के डैड के रेस्टोरेंट पर जाते हैं खाना खाने के लिए। और जब रियो के डैड उन्हें देखते तो बहुत ही खुश होते हैं। वो उन्हें खाने के साथ सोजू भी ऑफर करते हैं। फिर बातों में ये दोनों अपने दिल की बात शेयर करने लगते हैं। जोंग का मानना ये होता है कि ये लोग कितना कम कमाते हैं फिर भी कितना खुश रहते हैं, और मैंने आज तक इतने पैसे कमाए लेकिन ऐसी खुशी हमारे नसीब में नहीं है। जबकि ग्योंग का सोचना ये होता है कि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, छोटे से छोटे सामान खरीदने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है। और ऐसे ही बात करते करते रियो के डैड कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं। आगे हम मोयुम को देखते हैं जो कि एक स्टोर में होती है। वो जैसे ही ड्रिंक लेने वाली थी तभी वो ही ड्रिंक कोई और भी पकड़ लेता है, और ये कोई और नहीं डेनो होता है। मोयुम उसे देख के बहुत ही सरप्राइज्ड होती है, और डेनो को तो मोयुम का नाम भी पता था। फिर मोयुम उससे पूछती है कि वो इधर क्या कर रहा है, तो उसे बताने लगता है कि वो अभी यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। ये सुनकर मोयुम उससे कहती है ये तो अच्छी बात है। इसके बाद वो ड्रिंक को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन डेनहो ने भी उसे कस के पकड़ रखा था। फ्लेवर दोनों को पसंद था और ये आखिरी था। मोयुम उससे कहती है इसे मैंने पहले पकड़ा था तो ये मेरा हुआ, लेकिन डेनो ये मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसने भी ड्रिंक को पकड़ा था। अभी यहाँ पर हम सोंगियो और रियो को भी देखते हैं जो इन दोनों को कैन के लिए लड़ते हुए देख लेते हैं। आगे ये चारों एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर डेनो इन सबको बता देता है कि वो रिसेंटली यहीं पर शिफ्ट हुआ है। डेनो इन तीनों से कहता है कि लगता है तुम तीनों बचपन के दोस्त हो, जिस पर सोंगियो कहता है हाँ तुम ऐसा मान सकते हो क्योंकि हमारी तीनों की मॉम भी फ्रेंड है, इसलिए हम भी फ्रेंड है। फिर डेनो रियो से पूछता है कि वो इतने सालों तक कहाँ पर थी क्योंकि उसने इतने सालों तक उसे देखा नहीं, जिस पर रियो कहती है कि वो यूएस में थी और वहीं काम किया करती थी। फिर अचानक वो लोग डेनो से ये सवाल करने लगते हैं कि वो यहीं पर क्यों शिफ्ट हुआ, और ये हम अच्छे से जानते हैं कि वो यहाँ पर मियोम के लिए शिफ्ट हुआ है। इस वजह से वो इस बात का रिप्लाई नहीं दे सकता था, इसलिए काम का बहाना देकर वो यहाँ से चला जाता है। आगे ये तीनों बातें करते करते अपने अपने घर जा रहे थे। तभी रियो मोयुम से टाइम कैप्सूल के बारे में पूछती है कि उन्होंने टाइम कैप्सूल को हाल ही में निकाला है लेकिन उसमें उसका लेटर नहीं था। तब मोयुम कहती है कि हाँ मैंने अपना लेटर निकाल लिया था। फिर रियो से पूछती है क्या तुमने हम दोनों का लेटर भी पढ़ा था, अगर पढ़ा था तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि सोंगियो ने अपने लेटर में क्या लिखा था। मोयुम मुस्कुराकर सोंगियो की तरफ देखती है और सोंगियो के पसीने छूटने लगते हैं, ये सोचकर कि मोयुम को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। लेकिन मोयुम मुस्कुराकर कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं। अगले मॉर्निंग हम इन तीनों को ग्रिप कंपनी के साथ ऑनलाइन मीटिंग करते हुए देखते हैं, और इनसे सारी बातें रियो ही कर रही थी क्योंकि उसकी इंग्लिश इन दोनों से अच्छी थी। फेस टू फेस मीटिंग करने के लिए इन सब के बीच एक डेट भी फिक्स हो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद मोयुंग इस डील के लिए तो बहुत ही एक्साइटेड था और वो बहुत ही खुश भी था, और मोयुंग इस बारे में सोंगियो से बात करने लगता है। लेकिन तभी रियो को ऑनलाइन मीटिंग से कुछ बातें सुनाई देने लगती है। दरअसल ये कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, जहाँ पर हम सोंगियो के कंपनी के बारे में सुन पाते हैं कि ये कंपनी तो सिर्फ स्टार्टअप कर रही है, हम इन पर भरोसा करके इन्हें काम कैसे दे सकते हैं। फिर भी अगर मीटिंग की बात हुई है तो हम मीटिंग कर लेंगे, लेकिन हम अपना प्रस्ताव ए आर्किटेक्चर कंपनी को ही देंगे। सुनकर रियो को तो बहुत ही बुरा लगता है। वहीं हम डेनो को देखते हैं, जैसे वो घर से बाहर निकलता है तो वो मोयुम की मदर को देखता है जो एक भारी बॉक्स को उठाकर कहीं जा रही थी, इसलिए डेनो उनकी हेल्प के लिए जाता है। और वही हम मोयुम को डेनो के बारे में सोचते हुए देखते हैं। तभी वो गार्डन में एक प्यारी सी लड़की को देखती है जो घास में कुछ ढूंढ रही थी। उससे पूछने पर वो बताती है कि वो एलियन की मशीन को ढूंढ रही है। कल रात को उसने उसे यहाँ पर ही गिरते हुए देखा था। जैसे मोयुम यो सुनती है तो उसे अपना बचपन याद आ जाता है कि बचपन में उसे भी एलियंस पर विश्वास था। वो उस लड़की से कहती है कि मुझे भी एलियन पर विश्वास है और तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पर वो बच्ची कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने अनजान लोगों से मदद लेने के लिए और बात करने के लिए मना किया है, तो ये काम मैं अकेले ही कर लूंगी। दूसरी तरफ डेनो मोयुम के मदर के ऑफिस में वो बॉक्स रखवा देता है, और यहीं पर हम रियो के मदर को भी देखते हैं। डेनो के जाते मियोसुक जय से पूछने लगती है कि ये लड़का कौन था और तुम इसे कैसे जानती हो, तो जयसुक बताने लगती है कि ये हमारा नया पड़ोसी है। फिर मियोसुक कहती है ये लड़का मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और साथ में ये स्ट्रांग भी है, मुझे लगता है रियो और इसका परफेक्ट मैच होगा। फिर वो जय से भी पूछती है तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, तभी जय कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि रियो और इसकी जोड़ी अच्छी रहेगी। तभी यहाँ पर कॉल आ जाता है और जयसुक फोन में बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं सोंगियो मीटिंग के लिए अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। तभी वहाँ पर रियो आती है और सोंगियो को बाहर खाना खाने चलने के लिए कहती है, लेकिन सोंगियो कहता है कि वो बहुत ही बिजी है, उसे प्रेजेंटेशन रेडी करना है मीटिंग के लिए। फिर रियो से फोर्स करने लगती है
कि पहले उन्हें बाहर जाकर कुछ खा लेना चाहिए, प्रेजेंटेशन तो बाकी बनते रहेंगे। लेकिन सोंगयू उसे क्लियर कर देता है कि उसके लिए सबसे पहले काम है। फिर रियो को भी गुस्सा आ जाता है और वो कह देती है इन सब से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ग्रिप कंपनी पहले से डिसाइड कर चुकी है कि वो अपना प्रोजेक्ट किसे देने वाले हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने कितनी मेहनत की है। सोंगयू सुनते ही रियो की तरफ हैरानी से देखने लगता है तो रियो बता देती है कि वो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी और उन्होंने जो बातें की उसने सारी सुन ली। फिर सोंगयू कहता है कि वो ये बात मियोंग को ना बताए। कंपनी ने भले ही पहले से डिसाइड कर रखा है, उसके बाद भी वो प्रेजेंटेशन रेडी करेगा और अपना बेस्ट देगा। फिर रियो कहती है इन सब का कोई फायदा नहीं है, तुम अपना टाइम इस प्रोजेक्ट के लिए बर्बाद कर रहे हो। लेकिन सोंगयू कहता है कि वो उसे अपना काम करने दे, जब तक वो अपना 100% नहीं देगा उसका दिल भी नहीं मानने वाला। जिस वजह से रियो को गुस्सा आ जाता है और वो सोंगयू से कह देती है कि अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और मैं ग्रिप कंपनी के सामने तुम्हारे लिए बात भी नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि ग्रिप कंपनी कैसी है और उनके सामने मैं अब अपना टाइम बर्बाद नहीं करने वाली। हम फिर से मोयुम को स्टोर में देखते हैं। जैसे ही वो अपना फेवरेट कैंडी उठाने वाली थी तभी डेनहो भी उसी कैंडी को पकड़ लेता है और फिर से इन दोनों के बीच कैंडी को लेकर लड़ाई होने लगती है। दोनों ये जानकर भी हैरान थे कि दोनों की पसंद कितनी मिलती है। फिर मोयुम कहती है कि ये टॉफी उसने पहले पकड़ी थी तो वो प्लीज इसको छोड़ दे। स्टोर वाले भी अच्छे से जानते हैं कि वो इस फ्लेवर को पसंद करती है, इसलिए स्टोर वाले भी उसी के लिए कैंडी लाते हैं। इस पर डेनहो कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं खरीदोगी तो इस स्टोर से मैं ये कैंडी खरीद लिया करूंगा। वहाँ पर स्टाफ आ जाती है और उसके हाथ में इस कैंडी के फ्लेवर का पूरा बॉक्स था। इसके बाद ये दोनों उस कैंडी को खरीद कर बाहर आ जाते हैं। दोनों के घर का रास्ता एक ही था, इसलिए डेनहो मोयुम को लिफ्ट ऑफर करता है क्योंकि वो यहाँ पर कार लेकर आया था, लेकिन मोयुम इसके लिए मना कर देती है। जिसके बाद डेनहो अपनी कार की तरफ चला जाता है और मोयुम नोटिस करती है ये कार तो वही है जिसमें से वो बंदा निकला था और उसने ट्रैफिक को क्लियर किया था, जिससे मोयुम को समझ जाता है कि उस दिन ट्रैफिक को डेनहो ने क्लियर करवाया था। दूसरी तरफ हम सोंगयू को देखते हैं जो अपनी मीटिंग के लिए पूरी तरह से रेडी था। मीटिंग में जाने से पहले मोयुम रियो की बात करता है तो सोंगयू कहता है कि वो नहीं आने वाली, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से बाहर आते हैं तो बाहर रियो खड़ी थी। आगे ये मीटिंग वाली जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर सोंगयू रियो से पूछता है तुम तो यहाँ पर नहीं आने वाली थी। तब रियो कहती है मुझे आना पड़ा क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह हो रही थी, क्योंकि वो जो भी इंग्लिश बोलेंगे तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बुरी तरह से इंसल्ट हो, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मनी मन सोंगयू भी खुश था कि रियो उसकी हेल्प के लिए आई थी। तब यहाँ पर सामने से ग्रिप कंपनी के एम्प्लॉय आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा होता है जिसका नाम होता है क्रिस। रियो ने भी ग्रिप में क्रिस के साथ काम किया था, उसे देखकर रियो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। आगे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और पूरे मीटिंग के दौरान रियो बिल्कुल चुप रहती है, लेकिन क्रिस यहाँ पर रियो की तारीफ करने लगता है और कहने लगता है रियो मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हुआ। और फिर वो सभी को बताने लगता है कि रियो ग्रिप कंपनी में बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय थी, एक साथ कई लोगों का काम कर लिया करती थी। और फिर हम जान पाते हैं कि ये क्रिस नाम का बंदा बहुत ही सेल्फिश है। रियो उसे अपना दोस्त मानती थी, लेकिन क्रिस उसके भोलेपन का फायदा उठाकर अपना काम भी रियो से करवा लिया करता था। साथ ही वो रियो की तारीफ करके उसे बेवकूफ बना के बाकी एम्प्लॉय का काम भी उसी से करवा लिया करते थे और बाद में ये ग्रुप मिलकर रियो का बहुत ही मजाक उड़ाया करते थे, जो कि रियो ने भी एक दिन सुन लिया था। फिर वो आगे बताने लगता है कि पता नहीं रियो को क्या हुआ, उसने कंपनी छोड़ दी और कोरिया आ गई। ये सब सुनने के बाद ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये छोटा सा ब्रेक लेंगे, जिसके बाद सभी ब्रेक लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। इस टीम के साथ जेनिफर नाम की एक और औरत आई थी जो क्रिस को बताती है कि मुझे उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा, उनका प्रेजेंटेशन ये आर्किटेक्चर से भी अच्छा है, इसलिए फिर से उन्हें एक बार सोच लेना चाहिए कि उन्हें अपना प्रस्ताव किसे देना है। लेकिन यहाँ पर क्रिस कहने लगता है कि इनकी कंपनी ने अभी सिर्फ स्टार्टअप की है और हम ऐसे छोटे मोटे कंपनी के साथ नहीं जा सकते। जेनिफर का कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए दूर चली जाती है। तभी यहाँ से रियो भी आ रही होती है और क्रिस रियो को रोक लेता है और उससे कहने लगता है कि उसे बहुत ही बुरा लगा कि वो अचानक कंपनी छोड़कर आ गई। वो तो उसकी करीबी फ्रेंड थी और उसके कहने पर वो उसका काम भी कर दिया करती थी। और यहाँ पर क्रिस 3 साल पहले रियो के साथ क्या हुआ था इसके बारे में भी बात करता है, जिससे रियो और भी डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पर क्रिस रियो को फिर से दबाने की कोशिश करता है और उसके सिर पे हाथ रखने ही जाने वाला था। तभी यहाँ पर सोंगयू आ जाता है और वो क्रिस का कॉलर पकड़ लेता है तो उसे मारने वाला था कि रियो और म्योंग उसे आकर रोक लेते हैं। दोनों के बीच में क्या मैटर हुआ ये सोंगयू को नहीं पता था, लेकिन रियो का चेहरा देखकर वो समझ गया था कि रियो को उसकी हेल्प की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर क्रिस सोंगयू से कहने लगता है कि
कि वो जानते नहीं कि वो कौन है, वो चाहे तो उनकी कंपनी को अभी खत्म कर सकता है। ये सुनकर रियो परेशान होने लगती है और वो क्रिस से कहती है कि वो सोंगियो को बीच में इनमें ना लाए और सोंगियो की कंपनी से उसका कोई लेन देन नहीं है, वो अभी से उनके लिए काम नहीं करेगी और उनके झगड़े की वजह से वो सोंगियो की कंपनी के साथ कुछ भी न करे। लेकिन क्रिस इतना बदतमीज था, इसके बाद भी वो उन सबकी इंसल्ट करने लगता है और रियो को दबाते हुए उसे प्लीज कह के रिक्वेस्ट करने को कहता है। फिर रियो ये सब कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उसे इतना गुस्सा आता है कि वो क्रिस के चेहरे पर पंच मार देती है, जो देखकर सोंगियो और मियोंग दोनों भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद रियो उसे और खिंचा कर लगाती है, कहती है मेरे दोस्त के कंपनी के साथ अगर कुछ भी किया मैं तुम्हारे पुराने काले चिट्ठे सारे ग्रिप कंपनी को भेज दूंगी। और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो जेनिफर ने भी देख लिया था। आगे रियो यहाँ से उदास होकर जाने लगती है, उसके पीछे सोंगियो भी आता है। रियो जबकि उसे मना भी करती है, लेकिन फिर भी सोंगियो उसके पीछे पीछे आता रहता है। रियो को इस तरह हील में चलने की आदत नहीं थी और ये बात सोंगियो अच्छे से जानता था, इसलिए वो उसके लिए स्लीपर्स लेकर आ गया था। फिर रियो सोंगियो से माफी मांगने लगती है कि उसकी वजह से आज का मीटिंग पूरा खराब हो गया और इन सब में उसी की गलती थी। लेकिन सोंगियो कहता है कि उसे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, उसने जो किया एकदम ठीक किया। सब कहने के बाद भी रियो गिल्टी फील कर रही थी, इसलिए सोंगियो उसे ऐसी जगह पर लेकर जाता है पर लोग अपनी मन की सारी भड़ास निकालते हैं। सोंगियो ने भी एक लॉक खरीद लिया था और रियो से पूछ रहा था कि वो क्या चाहती है कि क्रिस के साथ क्या क्या हो, वो जो भी ये सब लिखेंगे उसके साथ वैसा ही होगा। के बाद ये दोनों अपनी भड़ास उस ताले में लिखते हैं, इससे माहौल थोड़ा बहुत ठीक होने लगता है। रियो सोंगियो से कहती है सब कुछ जानने के बाद भी तुमने अपना 100% दिया और सच में ये बात मुझे काफी प्रभावित करती है। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी अपनी ड्रीम को ढूंढने की। सोंगियो के पास मियोंग का कॉल आता है, बताता है कि ग्रिप कंपनी ने उनका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया है और सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, ग्रिप कंपनी ने उन्हें इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। सोंगियो जब ये सुनता है तो बहुत ही हैरान होता है और उससे पूछता है ये सब कैसे हुआ। मियोंग बताता है कि जेनिफर को उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही पसंद आया और एक और खुशखबरी है कि क्रिस को कंपनी से निकाल दिया गया है। सुनते ही सोंगियो और रियो और भी शॉक्ड होते हैं। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं इस झगड़े के बाद क्रिस ने मियोंग को बहुत ही भला बुरा सुनाया था और धमकी भी दी थी कि वो उनकी कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। वो लोग जानते नहीं है कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। ये सारी बातें मियोंग ने अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया था और हैरानी की बात यह है कि मियोंग इंस्टाग्राम पर एक आदमी को फॉलो करता है जो ग्रिप कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भी है। मियोंग और उसकी चीजें काफी मिलती जुलती है, इसलिए इंस्टाग्राम पे ये दोनों फ्रेंड बन गए थे। और मियोंग को कल ही पता चला था कि उसने इंस्टाग्राम में जिसको दोस्त बनाया है वो ग्रिप कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। वो क्रिस से कहता है कि तुमने ये जो कुछ भी कहा है ना, मैंने वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया है और इसी वजह से क्रिस को जॉब से फायर कर दिया गया था। फिर फोन रखने के बाद सोंगियो रियो को सब कुछ बताता है, जो सुनकर उसे बहुत ही खुशी होती है और वो खुशी के मारे सोंगियो को गले लगा लेती है। और इसी बात से सोंगियो को एक फ्लैशबैक याद आता है, जब वो ओलंपिक के लिए खेलने वाला था उसी दिन रियो उसे स्कूल के बाहर मिली थी। सोंगियो को चेयर अप करने के लिए उसने अपना एग्जाम नहीं दिया था। जब बात कर रहे थे तभी इसी टाइम पर डैनो ने उनकी तस्वीर भी निकाली थी। इसलिए डैनो को पहले रियो थोड़ी जानी पहचानी सी लगी थी। ओलंपिक मैच के दौरान सोंगियो के मॉम डैड भी उसे चेयर अप करने नहीं आए थे, बस रियो ही एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने एग्जाम छोड़कर उसे चेयर अप करना जरूरी समझा। वही केवल सोंगियो की लाइफ में थी जो उसकी इतनी परवाह करती थी और सोंगियो तो उसे बचपन से ही बहुत ही पसंद करता था और बड़े होते होते उसके दिल में उसके लिए इतना केयर देखकर सोंगियो उसके लिए और भी फील करने लगा था। और टाइम कैप्सूल लेटर में उसने अपनी इसी फीलिंग्स के बारे में लिखा था, लेकिन वो रियो को अपनी फीलिंग्स बताने में डरता था, ये सोचकर कहीं इस वजह से उनकी दोस्ती खराब ना हो जाए। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि जब वो अपने 20s में पहुंच जाएंगे तो वो अपनी फीलिंग्स रियो को बता देगा। लेकिन जब वो अपने 20s में पहुंचे तो रियो यूएस से चली गई और एक बार सोंगियो रियो से मिलने के लिए यूएस पे भी गया था। रियो भी उसे बहुत ही मिस कर रही थी, उसे बता रही थी कि यहाँ पर तो वो बिल्कुल अकेली हो गई है। सोंगियो उसे दिखाता है कि वो उसके लिए बहुत सारा कॉमिक बुक भी लाया है। ये देखकर रियो तो और भी खुश हो गई थी और खुशी के मारे उसने सोंगियो को हक कर लिया था। लेकिन इसी दौरान वो सोंगियो के काफी क्लोज आ गई थी, जिसकी वजह से सोंगियो का दिल तो बहुत ही तेज ही धड़कने लगा था। फिर रियो भी सोंगियो को देखती है लेकिन उसी के कंधे पर सो जाती है। वेल अब प्रेजेंट में भी यही मोमेंट आ गया था जहाँ पर रियो ने सोंगियो को हक कर रखा था। सोंगियो के दिल की धड़कनें बहुत ही तेज धड़क रही थी और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।